अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, आवाज़ आ रही है, कि बोलना भी एक कला है। और हमारे बहुत अच्छे दोस्त जो अब नहीं हैं दुनिया में, मंजूर एहतशाम, वो बोलने से बहुत घबराते थे और वो कला मुझे नहीं आती है। तो जैसा भी बोलूँगा उसको आप सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रचना जी को और संजय साहा जी को और बीना जी को और हंस पत्रिका से जुड़े सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। और मैं यहाँ आया भी इसलिए कि कहते हैं ना, देखा दिखाई हो जाए। तो बहुत से लोगों को जिनको मैंने नहीं देखा था उनको मैंने देखा, और जिन्होंने मुझे नहीं देखा था वो मुझे देखे होंगे या देखा होगा। और जब मैं देख रहा था तो सबसे उस समय के चेहरों को खोज रहा था जो उनके पहले के चेहरे होते थे। और ये विश्वास करिए, मुझे हर कोई बहुत युवा दिख रहा था। अनभय सांचा के बैठे हुए हैं द्वारिका प्रसाद जी, वो मुझे तब के दिखाई दे। हरीश राय जी बैठे हुए हैं, संजय साहा स्वयं, सभी लोग। और मैंने पाया अशोक जी को, उनको मैंने बहुत वर्षों के बाद देखा और लगा कि वो तो 40 साल पहले जिस तरह से जितने ऊर्जा से भरे हुए थे उसी ऊर्जा से अभी भी भरे हुए हैं। खूब बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और इतना अधिक बोलना बड़ा डरावना भी होता है कई बार, बोलना भी नहीं चाहिए। अनामिका जी भी दिख गई मुझे, उनका भी पहले का चेहरा मुझे दिख रहा है। मुकेश कुमार जी बैठ, सभी लोग। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि राजेंद्र यादव जी के साथ भी मेरा उतना उठना बैठना नहीं था जैसा लोग सोचते होंगे। बल्कि कहा गया कि पीली छतरी वाली लड़की तो एक तरह का हंस के कारखाने का प्रोडक्ट है, जबकि हंस में जाता भी नहीं था। तो ऐसा नहीं होता है, हर लेखक अकेला होता है और अपने अपने काम में हर नागरिक अकेला होता है और हर कलाकार अकेला होता है। और जब मैं यहाँ देखा मैंने संघर्ष, स्वप्न और सृजन, तो मुझे सबसे पहले तो कहते हैं ना कि आधुनिकता की शुरुआत हुई जब आप प्रदत्त जो शब्द हैं, प्रोवाइडेड वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, उन पे आप संदेह करना शुरू करते हैं। यहाँ से आधुनिकता का जन्म होता है। और ये बात कई लोगों ने कही। और आगे के बारे में लोठा लुत्शे ने कहा कि वह शायद आधुनिक हिंदी के पहले आधुनिक लेखक थे। तो शब्दों पर संदेह, हम लोग जब छोटे थे और हर कोई जानता है कि वामपंथी आंदोलन से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे, तो हम शब्दों पर बहुत विश्वास किया करते थे, हमने संदेह नहीं किया था। और मुझे याद है 1968 में केरल में जो एक सेमिनार हुआ था जिसमें सभी वामपंथी दल एक ही थे, कोई दूसरा नहीं था। प्रगतिशील भी सब एक ही थे, कोई दूसरा और प्रगतिशील हो भी नहीं सकता था। मुझे याद आता है सार्त्र ने कभी कहा था, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, उस समय का सबसे प्रभावी शब्द जो था वो ये था। उसी का दूसरा रूप मिलता है जब मुक्तिबोध कहते हैं, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। तो सार्त्र के समय की जो प्रतिबद्धता थी, सार्त्र ने उसको फिर डिफाइन किया। और वो ऐसे किया कि आप जानते होंगे, एक पाल निजौन थे, ब्लैक युवा लेखक, उनकी हत्या हुई। उनके पक्ष में सबसे पहले बोलने वाले और उनकी किताब का जो फॉरवर्ड लिखने वाले वो जयपाल सार्त्र थे। तो उनसे पूछा गया कि आप बुद्धिजीवियों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उन्हें प्रतिबद्ध होना चाहिए, सामाजिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पहले तो यही कि जिसमें प्रतिबद्धता नहीं है क्या वह बुद्धिजीवी हो सकता है। लेकिन यह सार्त्र की बात बहुत पहले की थी और जब छात्र आंदोलन हुए थे फ्रांस में, उस समय की थी। और यह बात शायद, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 1967-68 की थी। आज हम जिनके लिए आए हुए हैं यहाँ पर, हमारे राजेंद्र जी, यह मानकर चलें कि दो युद्धों की और ख़ास तौर से दूसरे महायुद्ध के समाप्त होने के बाद जो बहुत बड़ी प्रतिभाएं पैदा हुईं, उनमें से एक थे राजेंद्र यादव। और दो विश्व युद्धों ने जो प्रगतिशील आंदोलन था
जो लेखक थे उनके भीतर एक चीज़ पैदा की, शांति की कामना। अमन राग देखिए आप शमशेर जी का, पीस पीस पीस। हर कोई युद्ध नहीं चाहता था। कहीं न कहीं जो छोटे मोटे आंदोलनों को लेकर के भले ऐसी कविताएं लिख दी जाएं, लेकिन मूल भावना अंतरात्मा उसकी पीस की थी, शांति की थी। आज हम जब इस समय ठीक जब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं युद्ध बहुत भयावह चल रहे हैं, और इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में या हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा है, मैं देख रहा था कि यहूदी कितने हैं, तो पता लगा कि पूरी दुनिया में कुल मिलाकर 1,70,00,000 यहूदी हैं, और उसमें से मुश्किल से 70 लाख रहते हैं इसराइल में, और बाकी अमेरिका में बड़ी संख्या में, बाकी यूरोप में बटे हुए हैं। और दिल्ली की आबादी है 2.5 करोड़ या 2 करोड़, और वो 60 लाख लोग अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा शुरू से आंदोलन PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, उसके साथ जुड़े हुए थे, यासिर अराफात से जुड़े हुए थे, बड़ा अच्छा लगता था। हम यह नहीं देख पा रहे थे कि युद्ध हमेशा विनाश लाता है और उससे नागरिकता समाप्त होती है, उससे वो कहते हैं बाई कोलेटरल डैमेज। मारे कौन जा रहे हैं, हॉस्पिटल पे बम गिर रहा है, किसने गिराया है, इसको लेकर तमाम तरह की कन्फ्यूज़न। तो युद्धों को रोकना, और लड़ाई में देख रहा था हर कोई लड़ रहा था यहाँ, हम इससे लड़ रहे हैं, हम उससे लड़ रहे हैं, हम उससे लड़ रहे हैं, किसी से नहीं लड़ना है। समय के साथ अपने भी अभी बहुत समय नहीं हुआ, कोविड आया था, हम लोग एक सांस पाने के लिए लड़ रहे थे। तो लड़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, न लड़े हुए भी व्यक्ति लड़ सकता है। मैं पानी पीऊं क्या? तो अभी थोड़ी सी कठिनाई है बोलने में। मैं कुछ चीज़ें याद करना चाहता हूँ। एक तो यह कि राजेंद्र यादव जी दूसरे विश्व युद्ध के बाद की जो पीढ़ी पैदा हुई, उसकी एक बड़ी प्रतिभा थी। दूसरी बात यह कि वह जो शांति की कामना थी, पंचशील सिद्धांत, वो नेहरू के युग का था, और नेहरू के काल को पूरा देखें, लगातार पीस पीस पीस, सब एक थे। फिर 1956 से 60 के बीच का वह समय आया जब थोड़ा थोड़ा नेहरू के व्यक्तित्व से मोहभंग की शुरुआत हुई, और यही समय था जब नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ हुआ और बहुत सारी पत्रिकाएं निकलीं। उसमें राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, ये ऐसे थे जिन्होंने उस संगठित आंदोलन से थोड़ी सी अपनी दूरी इसलिए बनाए रखी कि वो जानते थे कि इसकी पहुंच बहुत नहीं है। जो पत्रिकाएं थी छोटी छोटी, अगर इसको सह लिया जाए तो उसको वो कहते थे प्रिंटेड ट्रैश है, ये मुद्रित कचड़ा है, क्योंकि कुछ अध्यापक, कुछ प्रोफेसर, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ यूनियंस, ये सब मिल करके चलाते हैं और इसको आपस में बांटते रहते हैं, और इतनी सीमित इसकी पहुंच होती है। जबकि जो रचना है, जो सृजन है, आज के समय की जो भी अभिव्यक्तियां हैं, सच्चाई तो मैं नहीं कहूँगा, उनके पहुंच बहुत बहुत लोगों तक होनी चाहिए। तो उस समय सारिका, नई कहानियाँ, ऐसी कई पत्रिकाएं थीं जिन्होंने ये काम किया। इन्होंने लिखा है, एक बहुत अच्छी बात लिखी है, मज़ेदार बात है, राजेंद्र यादव जी ने, कि जब मैंने शुरू किया तो एक शब्द का उन्होंने, एक टर्म का उपयोग किया है, अरण्येव द्रुमायते। जहाँ घास, हमारे यहाँ कहावत चलती है, जहाँ पेड़ न रूख वहाँ अरंडी महापुरुष, यानी जहाँ घास हो वहाँ कोई भी पेड़ पैदा हो जाओ, महापुरुष होता है। तो उन्होंने कहा बहुत आसान था, क्योंकि नई कहानियाँ, सारिका, कहानी की अभी बहुत बड़ी भूमिका थी, और 1970 तक आते आते बहुत सारी पत्रिकाएं बंद हो गईं, जिनमें ये सब तो बंद हो ही रही थीं, अणिमा, कहानी, कल्पना, ज्ञानोदय, अजंता, राष्ट्रवाणी, धर्मयुग वगैरह वगैरह, ये सब बंद हो गईं। लघु आंदोलन के बारे में मैंने बताया कि यह गुरु शिष्य की परंपरा का सर्वोच्च संस्थान है। या हंस जब नाम चुना गया तो कई बार मैं उनसे मजाक करता था
कि उड़ जाएगा हंस अकेला, ये कबीर की पंक्ति थी, कुमार गंधर्व गाते थे। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। जो अभी आहूजा जी ने कहा कि ये जो विश्व है, दुनिया है, ये जगत है, मिथ्या है। और उसमें एक पंक्ति आती थी कि गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला। तो पहले तो यह है कि चेला बनना ही नहीं चाहिए, और बनाने का कोई प्रयास न साहित्य में न सृजन में कहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता देनी चाहिए कि हर कोई अपनी तरह से लिखे, अपने समय को अपनी तरह से व्यक्त करे, उस पर कोई संगठित और संग जो है ये प्रत्यय, इससे मुझे बड़ा संदेह होता है। संदेह में देखिए फिर संग आया कि संकीर्णता की ओर ले जाता है, संकुचित करता है, और घर्ष जो है वो घर्षण है, फ्रिक्शन है। तो ऐसा छोटा संकुचित घर्षण, वेरी नैरो फ्रिक्शन, तो वो क्या है? मैं देखता हूँ अगर उसको ट्रांसलेट करूँ रियलिटी में, तो कहीं कोई बहुत बड़ी पार्टी हो रही हो और वहाँ कहीं बार हो और खाना वाना रखा हुआ हो, तो सब लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं, तो परस्पर संघर्ष होता है, संकुचित घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। और संघर्ष आप किससे कर रहे होते हैं? वही जो सब लोग उसी बियर बार की तरफ जा रहे हैं, उसी वाइन बार की तरफ जा रहे हैं, वही खाने के लिए जा रहे हैं, यानी सब आपस के लोग होते हैं। और पता लगता है कि आपने आपस के ही लोगों के साथ संघर्ष शुरू कर दिया, बैटल शुरू कर दिया, तो आज उन नतीजे दिख रहे हैं। कहते हैं ना कि आत्महंता होते हैं जो बहुत सोचते हैं और सिर्फ बुद्धि से सोचते हैं, तो कई बार गलतियां करते हैं। तो संघर्ष कई तरह का होता है, संघर्ष बिना लिखे भी हो सकता है। और ऐसा कहा जाता है, मेरे ख्याल से याद होगा किसने कहा था, शायद रोनाबाद ने कहा था, जब उसने डेथ ऑफ ऑथर लिखा था कि लेखक की मृत्यु हो चुकी है। नीत्शे ने जब ईश्वर की मृत्यु की घोषणा की थी, उसके बहुत वर्षों बाद ये उसने कहा कि लेखक की मृत्यु हो चुकी है। हम लोग लेखकों की मृत्यु के बाद के लेखक हैं, जब लेखक है ही नहीं, और हम सिद्ध होना चाहते हैं कि हम लेखक हैं। हम जानते हैं कि प्रिंट अब नहीं पहुंच रहा है लोगों तक, अब दूसरे कहानी ने अपने दूसरे माध्यम खोज लिए हैं व्यक्त होने के, प्रकट होने के। और अगर हम पहुंचेंगे तो हमारे कई माध्यमों से होकर के पहुंचेंगे। तो स्टोरी टेलिंग जिसको सारे के सारे बुद्धिजीवी, और उनमें जर्मनी का उल्लेख हुआ भी, अशोक जी कर रहे थे, जिसमें वाल्टर बेंजामिन भी था। उसने कहा था कि सबसे पहली कला जो है वो कहानी कहने की कला है, और कहने का मतलब चेष्टाओं से, भंगिमाओं से, तब भाषा थी ही नहीं। तो थिएटर और स्टोरी टेलिंग और पोएट्री सब एक साथ पैदा हुई, और उसका माध्यम क्या था? मुंह था या शरीर था। जाती कहाँ थी? कान में जाती थी, फिर वहाँ से मेमोरी में जाती थी, फिर वही व्यक्ति जाकर के दूसरों को तो हर कोई कथाकार हो जाता था। जिसने उसे देखा सुना, वह उसने दूसरे जगह जाके बताया, कोई माध्यम नहीं था। तो बहुत बड़ी कला है कहानी, और सबसे कठिन है कहानी लिखना, बहुत कठिन है। और इससे और उपन्यास लिखना पता नहीं क्या है, वो मेरे वश में नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ जीवन में पहली बार कि एक उपन्यास लिखूँ। तो ये बहुत कठिन कलाएं हैं, लेकिन इनके द्वारा हम सोचें कि हम कुछ बदल डालेंगे, कुछ कर डालेंगे, तो मुझे लगता है कि आप अपनी पत्रिका के सेल बढ़ा लीजिए, रीडर्स बढ़ा दीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ा लीजिए, और उनमें कुछ ऐसे हों जो आपसे ज़्यादा इफेक्टिव, क्योंकि आप तो आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। और उससे क्या होता है, कई चैनल्स हैं, ऐसे चैनल हैं जिनके सब्सक्राइबर कितने हैं, लेकिन उनका सोशली वो कितना मैटर करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना होगा। और एक बात, शायद दो बातें मैं बात सब समाप्त करूँगा। ये 1990 जब कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, और कुछ लोग कहते हैं कि एक सभ्यता मूलक परिवर्तन आया, यानी पूरी टेक्नोलॉजी बदल गई, जो कैपिटल कहते थे पूंजी, उसकी भूमिका बदल गई, वो रही नहीं, और कई सारे देश जो बने हुए थे आइडियोलॉजी और पुराने सिद्धांतों के आधार पर, वो सब गायब होने लगे एक एक करके। और ऐसी स्थिति आई कि समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। और उसी समय यह भी हुआ कि उत्तराधुनिकता आई, पोस्ट मॉडर्निज्म आया,
और यह भी हुआ कि सोचने समझने वालों ने कहा कि नई इकॉनमी ने जो नई टेक्नोलॉजी और नए कॉरपोरेट कैपिटल के साथ आई है, उसने पहला काम तो ये किया कि उसने बुद्धिजीवियों को और मध्य वर्ग को साफ कर दिया। मिडिल क्लास वाइप्ड आउट, इंटेलेक्चुअल्स वैनिश्ड। अब हम कुछ बचे खुचे लोग कभी सोचते हैं कि हम मध्य वर्ग के हैं या हम बौद्धिक हैं। हम ना तो मध्य वर्ग के हैं ना बौद्धिक हैं। मध्य वर्ग जो है वो एफ्लुएंट क्लास है, उसके पास वो बफर क्लास है। मेरे पास खुद ही 3 गाड़ियाँ हैं, 4 गाड़ियाँ हैं, मैं एरोप्लेन में चलता हूँ, यूरोप घूमता हूँ, क्या मैं मिडिल क्लास हूँ? तो वह मिडिल क्लास जो जुड़ा रहता था, जो दाल और रोटी के और तेल के और फ्यूल की कीमत पर नारे लगाता था। हम लोग खुद रैली निकालते थे। एक बार मुझे याद है कि यहाँ इसी शांतिवन की तरफ से रैली जा रही थी और उसमें प्रोफेसर्स भी थे, बहुत ऐसे लोग थे जो बहुत संपन्न थे। तो हम लोग नारा लगा, मैं पत्रकार था टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो मैंने नारा लगाया, किसान एकता जिंदाबाद। तो मेरे बगल में एक थे बिहार के, उन्होंने कहा नहीं, खेतिहर मजदूर जिंदाबाद। तो लगा कि इतनी बड़ी एकता भूमिहीनों की, छोटे किसानों की, बड़े किसानों की, तमाम सबके एक सामूहिक वो एक लोकतंत्र लगता था कि बन रहा है। लेकिन वो भी लड़ता था, संघर्ष करता था। फिर लगा कि हम लोगों की जगह उसमें भी नहीं है। तो होता क्या है कि आप धीरे धीरे दूर होते हैं। राजेंद्र यादव जी के साथ भी यही हुआ, वो बहुत अकेले थे। मैं उनसे कई बार कहता था कि आप तो ऐसे कमांडर हैं कि एक आपने ऐसी आर्मी बना ली है जिसको आप खुद ही नहीं जानते हैं कि आपके साथ कौन है, और आप बैकफायर करने लगते हैं। पता लगा आप अपनी ही सेना पे हंसते थे। मुझको कभी राक्षस कहते थे, कभी शैतान कहते थे। उनकी यादें बहुत हैं, लेकिन उनकी लोकतांत्रिकता में जितनी आत्मीयता थी उतनी ही आक्रामकता भी थी। वो लड़ रहे थे और बहुतों के साथ प्यार कर रहे थे। उनमें से एक शायद मैं भी था जिसे उनका बहुत अधिक स्नेह मिला। और ये सच कहा योगेंद्र आहूजा जी ने कि उनके न होने से एक शून्य तो है और लगता है हम कहाँ जाके बैठें। अब आईआईसी की मेंबरशिप तो है नहीं, तो कोई ऐसी जगह तलाशनी पड़ेगी जहाँ बैठा जाए, मिला जाए। और ये चौपालों का समय है, ये आपस में मिलने जुलने का समय है, ये सोशल डिस्टेंसिंग का समय नहीं है। और शायद रचनाएं तभी पैदा होती हैं जब हम एक दूसरे के साथ अपने सुखों दुखों इन सब का साझा करते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।